दोपहर को वो डॉक्टर जो पल्मोनरी डॉक्टर थे उनके असिस्टेंट आए और उन्होंने सारी रिपोर्ट चेक की कि कौन सी एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं। तो वो सब उन्होंने देखकर बोला कि हाँ वो सब तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन अभी हम स्पुटम का टेस्ट करेंगे जिससे पता चलेगा कि किस चीज़ से इन्फेक्शन हो रही है आपको। तो मैंने बोला ठीक है, मैं उस चीज़ के लिए रेडी हो गई। देन रात को लेकिन कोई भी वो लैब से कोई भी वो टेस्ट के लिए कुछ भी प्रोसीजर जो हो नहीं किया गया, कोई वो टेस्ट नहीं किया गया। जैसे ही रात के 9 बजे और वो डॉक्टर का असिस्टेंट फिर से आए और उन्होंने मुझे बोला कि सुबह आपने अभी रात के 12 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना है, सुबह आपका ब्रोंकोस्कोपी किया जाएगा। तो मैंने पहली बार वो वर्ड सुना था कि ब्रोंकोस्कोपी क्या होता है, रियली मुझे नहीं पता था कि वो क्या चीज़ है। तो मैंने बोला किस चीज़ के लिए करना है, तो उन्होंने बोला कि आपको जो इन्फेक्शन हुई है उसकी वजह से आपकी लंग्स में सीटी स्कैन आपका जो हुआ था उसकी वजह से आप इन्फेक्शन है आपके लंग्स में। तो मैंने उनको बोला कि आप वो सीटी स्कैन तो मेरा थर्सडे का है, उसके बाद ये एंटीबायोटिक्स चल रही है, मे बी मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा होगा इतनी जल्दी। और कुछ भी ऐसे रिपोर्ट्स में ऐसे आया नहीं है, कोई भी टेस्ट पॉजिटिव और कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, तो क्यों करना है ब्रोंकोस्कोपी। तो उन्होंने बोला नहीं, आप सुबह हम लोग आपको 9 बजे लेने आएंगे, उससे पहले ना तो आपको कुछ खाना है ना आपको पीना है। लेकिन मेरी मेडिसिन का टाइम 8:50 का रहता है। तो मैंने बोला कि मेरा तो मेडिसिन का टाइम रहता है। तो पहले वो बोले कि नहीं रहने दो, वो आपको 1-1.5 घंटे के बाद जब वो प्रोसीजर हो जाएगा तब खा लेना। मैंने बोला ऐसा नहीं होता, वो मेडिसिन तो मुझे लेनी ही पड़ेगी टाइम पर, 10-15-20 या आधा घंटा लेट हो सकती है, इससे ज़्यादा मैं वो मेडिसिन लेट नहीं कर पाऊँगी। तो बोले नहीं आप ऐसा करना, फिर ठीक है आप थोड़ी से पानी से वो मेडिसिन ले लेना। तो मैंने बोला नहीं, वो थोड़ी 6-7 टैबलेट्स होती है मॉर्निंग में। तो मैंने बोला थोड़े पानी से नहीं हो पाएगा ना आपने। तो बोले ठीक है, नहीं डॉक्टर ने तो बोला है आपका करना है तो फिर करना ही पड़ेगा वो आपको टेस्ट। वो जैसे ही गए सबसे पहले मैंने गूगल पे वो सर्च किया कि ब्रोंकोस्कोपी क्या होता है, यूट्यूब पे उसके वीडियोस देखी और मैं इतना डर गई क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे कोई इतनी बड़ी इशू, इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरी ब्रोंकोस्कोपी की जाए। तो उनका कुछ तो डाउट था कि शायद कुछ टीबी वगैरह का डाउट्स था उनको, तो उसके रिलेटेड वो चाहते थे कि हम वो टेस्ट करवाना चाहते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जो मुझे ये लंग्स का इन्फेक्शन हुआ था तब मुझे निमोनिया हुआ था और वो डिटेक्ट हो गया था, मतलब वो जब उन्होंने सीटी स्कैन किया तो उसमें निमोनिया डिटेक्ट हो गया था, तो उसी का ट्रीटमेंट चालू था। तो अभी भी वो लंग्स में वो उनको दिख रहा था कि हाँ निमोनिया हुआ था मुझे। लेकिन अभी जो इन्फेक्शन है वो कोई भी किसी भी टेस्ट में वो दिखी ही नहीं कि कौन सी इन्फेक्शन है, तो इसलिए मैं उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी। तो मैंने जैसे ही वो गए और उसके बाद मैंने चेक किया तो हम लोगों ने मना कर दिया कि हम लोग रेडी नहीं है उस टेस्ट को करवाने के लिए। फ़िलहाल अभी रेडी नहीं है, बाद में देखेंगे, अगर कुछ भी अगर लगता है तो हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट डे जब मैंने मना कर दिया तो मॉर्निंग में कोई आया नहीं था सैंपल लेने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जाकर मना कर दिया था। तो फिर डॉक्टर जो मेन डॉक्टर थे पल्मोनरी डॉक्टर, वो खुद आए मॉर्निंग में। तो उन्होंने बोला कि आपने टेस्ट के लिए मना कर दिया है, क्या रीज़न है। मैंने बोला मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस टेस्ट के लिए और मैं अभी नहीं करवाना चाहती, इसलिए मैंने इस टेस्ट को मना किया है। तो बोले ठीक है, आप जब भी कंफर्टेबल फील करो तब हम आपका टेस्ट करेंगे, लेकिन आप ट्रांसप्लांट पेशेंट हो, इम्यूनो सप्रेसर पे हो, तो आपका कोई भी इन्फेक्शन हो सकती है, तो हमें वो डिटेक्ट करनी पड़ेगी। मैंने बोला ठीक है, लेकिन इन्फेक्शन टेस्ट में दिखे, थोड़ी भी दिखेगी तो मैं डेफिनेटली, अगर कुछ भी इन्फेक्शन होते तो मैं कुछ भी नहीं बोलती। हाँ मैं अगर वो ब्रोंकोस्कोपी करवाने के लिए बोलते तो मैं कभी भी मना नहीं करती। लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं, अभी टाइम नहीं है, क्योंकि कुछ दिखना चाहिए इन रिपोर्ट्स में ना, तो फिर ही सेटिस्फेक्शन मिलता है ना कि हाँ हम किस चीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं इस टाइम पे। देन मेरे डॉक्टर आए शाम को विज़िट के लिए, तो उन्होंने बोला कि अपने टेस्ट के लिए मना किया है। मैंने बोला हाँ मैं अभी रेडी नहीं हूँ टेस्ट के लिए। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, ट्यूसडे की बात थी, उन्होंने बोला ठीक है अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो अभी तुम 10-15 दिन के बाद हम देखेंगे, अगर आपको रिलीफ नहीं मिला खांसी से तो हम लोग आपका टेस्ट जो है वो ब्रोंकोस्कोपी करेंगे। मैंने बोला हाँ ठीक है, अगर मुझे रिलीफ नहीं मिलता तो मैं ये टेस्ट करवाऊँगी। ठीक है, डॉक्टर ने बोला ठीक है, बाकी सब ओके है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो मुझे डिस्चार्ज को उन्होंने बोल दिया कि कल इनको मॉर्निंग में डिस्चार्ज दे देना। मुझे डिस्चार्ज मिला और उसके बाद जो वहाँ की वार्ड डॉक्टर थी वो मेरे पास आई नेक्स्ट डे, जब डिस्चार्ज के पेपर रेडी हो रहे थे। तो मुझे बोले कि अभी पल्मोनरी डॉक्टर का मैसेज है कि आपको ये कुछ तो मेडिसिन उन्होंने बोली कि वो मेडिसिन कंटिन्यू करके 5 डे कंटिन्यू करनी है मेडिसिन आपने,
और उसके बाद आके फिर इसी हॉस्पिटल में मिलना है उनसे। तो मैंने उनको बोला कि लेकिन मेरे डॉक्टर तो ऐसा कुछ नहीं बोल के गए कि आपको फिर से कोई मेडिसिन चालू रखनी है और फिर से आके मिलना है। क्योंकि जब शाम को डिस्चार्ज के बारे में बोला था तो डॉक्टर ने मेरे ने बोला था कि आप सिर्फ एक एक्सरे निकाल के लेकर आना, 15 डेज़ के बाद जो हम नॉर्मल रिपोर्ट्स करवाते हैं जैसे यूरिनेट्रीन, सीबीसी और केएफटी वही करवा कर मेरे पास आना जैसे हम रेगुलर जाते हैं। तो ये कौन सी मेडिसिन है और इसके बारे में मेरे डॉक्टर ने नहीं बताया, तो मैं ये मेडिसिन नहीं लेने वाली। तो बोली नहीं, ऐसा तो पल्मोनरी डॉक्टर ने बोला है कि आपको 5 डेज़ के बाद आपको दिखाना है। मैंने बोला ठीक है। जैसे वो गए मैंने अपने डॉक्टर को तुरंत कॉल किया। मैंने बोला अभी डिस्चार्ज तो मेरा हो रहा है, अभी कौन सी मेडिसिन जो घर जाके मतलब कौन सी मेडिसिन मुझे कंटिन्यू करनी है, जो तो मेरी नॉर्मल चल रही वो तो ठीक है, और कौन सी कंटिन्यू करनी है। तो मेरे डॉक्टर का कहना है कि अभी कोई भी मेडिसिन आपको नहीं खानी, क्योंकि 7 डेज़ का आपका ऑलरेडी पूरा हो चुका है। जो एंटीबायोटिक का कोर्स है हमने पूरा कोर्स करवा दिया है। अभी इसके अलावा आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। अभी जो रेगुलर मेडिसिन आप लेते हो वही लेनी है और 15 डेज़ के बाद टेस्ट करवा के एक्सरे निकाल कर वापस आना है। मैंने बोला ठीक है। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि मतलब एक जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें ठीक है, अगर कोई पेशेंट मना कर रहा है या फिर कोई तो रीज़न, आप अगर टेस्ट भी करना चाहते हो तो कोई रीज़न दे के आप पेशेंट का टेस्ट करो। बिना रीज़न दिए आप कैसे किसी पेशेंट को इतना ज़्यादा कंपेल कर सकते हो कि आपको ये टेस्ट करवाने ही पड़ेगी, ये मेडिसिन खानी ही पड़ेगी, आपको 5 डेज़ के बाद आके मिलना ही पड़ेगा। मतलब वो सब चीज़ें मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। लेकिन ठीक है, मेरे डॉक्टर ने उस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं दिया। 15 डेज़ के बाद जब मैंने घर पे आई, मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्टीम काफ़ी ध्यादा ली। मैंने नेबुलाइज़र 3 टाइम लिया मैंने, और ये जो स्पायरोमीटर की एक्सरसाइज थी वो ज़्यादा से ज़्यादा की, और मतलब पूरा ध्यान दिया अपनी चीज़ को कि हाँ ये कैसे ना कैसे करके वो रिकवर होनी चाहिए। जो फिजियोथेरेपिस्ट ने जो एक्सरसाइजेस बताई थी वो रेगुलर की मैंने। तो 15 डेज़ में मेरा खांसी काफ़ी कम हो गई, मतलब ऑलमोस्ट बहुत रेयर थी, कभी बीच में खांसी आती थी, नहीं तो पूरी अच्छे से रिकवर हो चुकी थी। देन 15 डेज़ से जो डॉक्टर ने बोला था एक्सरे करवाना, तो मैं वापस हॉस्पिटल में गई थी एक्सरे करवाने के लिए। मैंने सीटी स्कैन भी करवाया, मुझे डॉक्टर ने बोला नहीं था करवाने के लिए, लेकिन मैंने खुद से करवाया क्योंकि मैं चाहती थी कि एक बार क्लियर हो जाना चाहती थी कि अगर ऐसा ना हो कि मैं एक्सरे लेकर जाऊँ, फिर मैं ब्लड रिपोर्ट लेके जाऊँ और फिर वो बोले कि नहीं अभी आपको सीटी स्कैन भी करवाना है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत चक्कर मारने पड़ते हैं। तो मैंने साथ में करवा ही लिया कि अगर थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीटी स्कैन में सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो जैसे ही मैं करवा के लेके गई, डॉक्टर ने मेरा सीटी स्कैन देखा भी नहीं, एक्सरे मेरा देखा भी नहीं, मेरी जो रिपोर्ट्स थी वो देखी, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी। क्रेटिनाइन काफ़ी कम हो गया था, 1 पे आ गया था। वहाँ पे भी हॉस्पिटल में भूल गई बताना, वहाँ पे भी एक टेस्ट हुआ था, वहाँ पे 1.2 पे फिर से आ गया था। डॉक्टर ने बोला कि हाँ अभी रिवर्स में जा रहा है क्रेटिनाइन, तो टेंशन की बात नहीं है। और एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जब मैंने ये CTC और एक्सरे रिपोर्ट करवाई थी, मैं चाहती थी कि मैं किसी और डॉक्टर से, एक बार किसी पल्मोनरी डॉक्टर से अपनी ये रिपोर्ट जो है वो दिखा दूँ, क्योंकि उस टाइम पे वो डॉक्टर क्या बोल रहे थे वो तो ठीक है, मैं हॉस्पिटल में थी। अभी मैं चाहती थी कि मैं एक बार एक सेकंड ओपिनियन लूँ, क्योंकि मैं क्लियर करना चाहती थी कि क्या सच में कुछ तो दिक्कत है जिसकी वजह से ब्रोंकियोस्कोपी की ज़रूरत है। मेरे एक पल्मोनरी डॉक्टर फ्रेंड थे, तो मैंने उनसे, वो मेरे जूनियर थे कॉलेज में, तो अभी वो पल्मोनरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, और उनसे मैंने अपनी रिपोर्ट शेयर की। तो उन्होंने बोला कि आपकी रिपोर्ट जो है वो ठीक है, कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं है, CT स्कैन भी क्लियर है और एक्सरे भी क्लियर है, ब्रोंकियोस्कोपी की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। हाँ आपके लंग्स में निमोनिया का है कि आपको निमोनिया था पहले। मैंने बोला हाँ मुझे वो निमोनिया का जो इन्फेक्शन हुआ था वो पहले हुआ था। तो उन्होंने बोला कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि CT स्कैन इतनी जल्दी CT स्कैन नहीं करते, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है लंग्स पे। तो इस चीज़ का मुझे नहीं पता था, और ना ही डॉक्टर इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि आपको नहीं करवाना वो चीज़, तो मतलब इतनी जल्दी रिपीट नहीं करवाना। एनीवेज वो जो भी था वो सॉल्व हो गई प्रॉब्लम, वो सब कुछ अभी ठीक है, अभी कुछ भी दिक्कत नहीं है। सब मेरी खांसी भी सारी अच्छे से चली गई, कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं ली, बस वही ट्रीटमेंट जो मैंने लिया था वही लिया था। तो अभी मेन चीज़ आती है कि प्रॉब्लम हुई कैसे है और क्यों हो जाती है हमें लंग्स की इन्फेक्शन, या किसी भी तरह की इन्फेक्शन क्यों हो जाती है।
तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उससे मुझे ये पता चला है कि ऐसे ही इन्फेक्शंस नहीं हो जाती, कहीं पे कोई तो गलती होती है हमसे, हम कहीं पे तो अपनी बॉडी को ऐसे फ्री छोड़ देते हैं, तब जाके ये इन्फेक्शंस होती है। और ट्रांसप्लांट का मतलब ये नहीं होता कि हम हर चीज़ पे घर पे बंद होकर रह जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग अपने आप को फ्री कर दें कि ठीक है जैसे नॉर्मल बाकी लोग रह रहे हैं हम भी वैसे रहे, नहीं। अगर हमें ये ब्लेसिंग मिली है, लाइफ सेकेंड लाइफ मिली है, तो ये हमारा, मुझे लगता है ऐसा कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, हमें वो हॉस्पिटल के चक्कर नहीं मारने पड़े, हमें वो दिक्कत नहीं है जो हमें सीकेडी और हमें डायलिसिस के टाइम पे होती है। नो डाउट कि नॉर्मल पर्सन से लाइफ अलग होती है, लेकिन हाँ सीकेडी और डायलिसिस से बेटर होती है, ये मानने वाली बात है। और आप ट्रांसप्लांट पेशेंट को थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस तो होती है, और आई थिंक वो रखनी भी चाहिए अगर आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। प्रॉब्लम आती है जब हम अपने तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं और अपनी बॉडी को फ्री करते हैं और लोगों को अपने आसपास ज़्यादा क्लोज आने देते हैं, और कोई ऐसे बैरियर बीच में जो है वो हटा देते हैं, जो कि ट्रांसप्लांट पेशेंट को हमेशा लाइफ टाइम सोच के चलना चाहिए कि हमारे और नॉर्मल पर्सन के बीच में एक बैरियर है जो हम उनको क्रॉस करने नहीं देते। हम अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, चाहे वो बेडरूम हो, बाथरूम हो, हमारे कपड़े हो, जितना भी हमारा पर्सनल चीज़ें हैं वो हम लोग शेयर नहीं कर सकते। इवन के खाना भी हम लोग शेयर नहीं कर सकते, मतलब एक ही प्लेट में हम लोग खाना नहीं खा सकते, किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ या किसी भी फ्रेंड्स के साथ नहीं खा सकते, वहाँ पे भी प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। वॉशरूम शेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने ये सारी चीज़ें फेस की है, एक्सपीरियंस की है एक्चुअली। कि लास्ट टाइम भी ठीक है कोविड का इशू तो था ही मुझे, लेकिन उसके बाद जो मैं ट्रैवल की थी उसी टाइम पे, ट्रैवलिंग के टाइम पे मैंने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा था। मैंने तब भी ये बेडरूम शेयर करना, वॉशरूम शेयर करना, ये तब भी मेरे से गलतियाँ हुई थी, अभी फिर से हुई है। क्योंकि अभी मेरे ट्रांसप्लांट को 6 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बीच में ये 2 बार इन्फेक्शन हुई है। इसके अलावा मुझे इतना मेजर कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ कि मुझे एडमिट होना पड़े, इवन कि कुछ हुआ ही नहीं है। सिर्फ ये अभी ये बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है, और रीज़न मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यही प्रॉब्लम आ रही है। और सेकंड, ये जो विटामिन डी कम हुआ और भी जो चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह थी मेरी डाइट। मैंने 2 मंथ वहाँ पे रुकी, ठीक है भैया हम रिलेटिव के जाते हैं, लेकिन ठीक है 3-4 दिन बहुत हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप वहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, खाने के साथ, रहने के साथ, हर चीज़ के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। और ये दोनों टाइम मुझे हुई है, और बहुत, इस बार तो ठीक है मैं थोड़ा बच गई हूँ, लेकिन लास्ट टाइम तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हुई है। अगर अभी आप सोचो अगर मैं दोबारा वही चीज़ें करूँगी तो वो गलती किसकी होगी, मेरी होगी ना। तो इन्फेक्शन हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कहाँ से हो गई, कहाँ से नहीं होती, हवा से नहीं होती, हमसे ही कुछ गलतियाँ हो जाती है। क्योंकि जब तक मैं अपने यहाँ पे रही हूँ अपने घर पे, मेरी एक प्रॉपर डाइट है, मैं वही डाइट लेती हूँ, मेरा एक प्रॉपर लाइफस्टाइल है, कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, क्या खाना है, जो मेन है वो भी मेरी डाइट में वो रेगुलर चलता है, और आज तक मुझे उसमें कभी दिक्कत नहीं आई। लेकिन दिक्कत आई है जब हम ट्रैवल करते हैं, रिलेटिव्स के यहाँ रहते हैं, वहाँ पे उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग जीते हैं उनका। क्योंकि अभी मेरा पूरा चंडीगढ़ में मैं रही 2 मंथ ऑलमोस्ट, खाने पीने का टाइम मेरा चेंज हो गया था, उठने बैठने सोने का टाइम लेट, उठने का टाइम लेट, एक्सरसाइज के नाम पे 0 एक्सरसाइज थी। इवन के मैं पूरा 2 मंथ तक मैंने वॉक भी अच्छे से नहीं की होगी, तो मेरा वेट भी गेन हो गया, अभी 2-3 किलो वेट बढ़ गया है, अभी वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो एट लास्ट मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है कि अगर आप ट्रैवल करते हो, ऐसा नहीं कि ट्रांसप्लांट के बाद आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप कहीं पे जाओ, बस सिर्फ ये है कि आप अपना खुद का ध्यान रखो, जो प्रिकॉशंस आप लेते हो वो वहाँ पर भी लो, अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर मत करो, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप कहीं पर भी ट्रैवल करने जाओ। खाने पीने का जो आपकी डाइट है उसमें ज़्यादा चेंजेस मत करो, नहीं तो आपको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डेली एक्सरसाइज करो और अपनी डाइट पे ध्यान दो। यही सब चीज़ें थी जो मैंने शेयर करनी थी। और
अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर आपको भी कुछ ऐसा दिक्कतें आ रही है तो मे बी आप कोई पॉइंट मेरे से रह भी गया होगा, तो अब मे बी आप क्वेश्चन पूछो तो कुछ ऐसा हो जो मैं आपको बता सकती हूँ। तो यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।